हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर की शेरनी, जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को एलएस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, वो भी 76 ऑल इंडिया रैंक से। एंड देख लेते हैं इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज कैसी थी, इन्होंने कैसे, इनको क्यों लगा कि सीएसआर एग्जाम को टारगेट करे, एंड कौन से सब्जेक्ट से ये बिलोंग करती है, क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसआर एग्जामिनेशन। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे वन बाय वन हम इनसे थोड़ी थोड़ी चुरा लेंगे, जिनसे हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनको मदद मिल सके इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो इनका परिचय ले लेते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसके बाद से 2024 से मैंने एक्टिव ज्वाइन किया सीएसआर एग्जाम के लिए टारगेट करके। बट उसके बाद मैंने मतलब उसके रिगार्डिंग अदर जो एग्जाम्स होते हैं पीएचडी रिलेटेड लाइक गेट और आईसीएमआर, तो उसके लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड देन इन 2025 आई क्वालिफाइड गेट एग्जाम एंड देन सीएसआर नेट एंड ग्रेट ग्रेट, सबसे पहले तो बधाई हो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। एंड क्या खींच के लाया आपको इस एग्ज़ाम की तरफ, क्यों लगा आपको कि सीएसआर एग्ज़ाम को क्रैक करें? सीएसआर एक्चुअली सर अपॉर्चुनिटी है रिसर्च फील्ड के लिए भी है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी। तो रिसर्च में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो इस वजह से मतलब मैंने टारगेट किया कि एग्जाम मुझे करना चाहिए, इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन के बारे में पता चला, जिसके लिए भी मैंने अप्लाई किया और एक एग्जाम उसके अलावा भी मैंने एक एग्जाम निकाला। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेल मी विच एग्जाम्स यू क्वालिफाइड विद सीएसआर? गेट एग्जाम, गेट एग्जाम को आपने सेकंड भी था सर मेरा। वेरी गुड वेरी गुड। गेट के बारे में पता नहीं था कि गेट एग्जाम दे सकते हैं लाइसेंस वाले। तो इसके बाद ये 25 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद लेकिन सीएसआर गेट का मेरा सेकंड अटेम्प्ट। गुड, वेरी गुड। गेट के लिए भी आपको बहुत बधाई हो। एंड आपने कहा कि सीएसआर का आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो क्या सीखा है आपने पहले अटेम्प्ट से? पहले अटेम्प्ट से सर ये सीखा है कि जैसे जो मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही थी, निगेटिव मार्किंग हो रही थी, जैसे सेक्शन ए का अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया था बट उसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग हुआ था। बट इस टाइम मैंने सेक्शन ए को उतना ही मैंने अटेम्प्ट किया जितना मेरा मैं कंफर्म थी कि ये सही था। मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैंने एक सही किया, एक भी निगेटिव मार्किंग। ग्रेट, बढ़िया। तो मतलब सेक्शन ए को टारगेट करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना आपका मतलब आपको कंफर्म हो कि ये मेरे सारे क्वेश्चन हाफ नॉलेज से या फिर तुक्के से नहीं करना चाहिए। हाँ, यस, जैसा। हाफ नॉलेज से या फिर तुक्का मार के कुछ नहीं करना चाहिए उसमें। हाँ हाँ, अगर 15 अटेम्प्ट करने हैं 20 तो अगर हमको एक का ही प्रॉब्लम सही होगा तो हमें एक ही अटेम्प्ट करना चाहिए, 10 ही अटेम्प्ट करना चाहिए, 12 या 13 या 14 नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और Right. आफ्टर ऑल सब डेटा हो जाते हैं। एग्जैक्टली, है ना? परसेंटाइल पे भी इफेक्ट पड़ता है। सही बात है, वो तो है। अरे लोग लालच में चले जाते हैं, जब उसको उनको कंफर्म भी नहीं होता कि ये सही जवाब है या नहीं, फिर भी कर देते हैं। ये आपने बातें सीखी है कि निगेटिव मार्किंग कम करनी है। हाँ, बढ़िया। एंड आपने कहा आप माइक्रोबायोलॉजी से हो, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स यू गेट व्हेन यू कम फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड? जब आप सीएसआर का एग्जाम प्रिपरेशन करते हो, सिलेबस का कुछ सिमिलैरिटीज है? सर सिमिलैरिटीज है, हाफ सिमिलैरिटीज है। सेल बायोलॉजी तो सबने बेसिक होता ही है, सेल बायोलॉजी सेल और थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी होता है, जेनेटिक्स माइक्रोजेनेटिक्स होता है हमारी बायोलॉजी, तो उससे रिलेटेड भी है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा डिफरेंट भी हैं, लाइक प्लांट फिजियो हो गया और मेथड्स बायोलॉजी, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल, ये सारी चीज़ें मतलब माइक्रोबायोलॉजी में मेथड्स इन बायोलॉजी तो आपका हो जाता है ना, जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो, माइक्रोस्कोपी देखते प्रैक्टिकल्स हो। में हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी हम्म।
वो सब नए टॉपिक हो जाते हैं, हाँ। हाँ, तो उससे वैसे भी सर सारे यूनिट स्टार्टेड तो कोई भी नहीं करता है, क्योंकि सारे यूनिट स्टार्टेड करने से आप उतना रिवाइज नहीं कर पाओगे सिलेबस को पास करना है इसका। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट 6 to 7 यूनिट्स मेजर है उसको भी टारगेट करके एग्जाम देना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जितना आता है उतना ही करो, बट बेस्ट करो, हाँ हाँ। राइट। एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से यूनिट थे जो लगते थे कि यार इससे तो मैं 100 सवाल भी कर दूं, पूरा सीएसआर का पेपर इसी क्वेश्चन इसी सिलेबस पे आ जाए तो कर दूं, ऐसे कुछ यूनिट थे? ऐसा तो सर, क्योंकि मुझे जब क्लास मैंने ज्वाइन की थी तो सर ने ये चीज़ बताई थी कि कोई भी यूनिट 100% भी नहीं करनी है, हम्म। यूनिट 50% भी नहीं करनी, 70% सब सबमिट किया, और जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है तो आप 80%, 85% कर सकते हो, 100% में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चॉइस रहती है कि आपको एक मतलब 75 से 20 अटेम्प्ट करने होते हैं पार्ट सी में। तो 100% को मैं नहीं कहूँगी कि 100% ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर मैं अपनी फेवरेट यूनिट बताना चाहूँ तो डेवलपमेंटल हो गई, क्योंकि वो मेरे माइक्रो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद तो मुझे उन्हीं की फेवरेट यूनिट हो गई। एंड थोड़ा बहुत तो जैसे सेल हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया, कैंसर टॉपिक हो गया, तो वो चीज़ें मुझे सही लगती थी, उसका मैं ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज करती। और उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे, ऐसे यूनिट कौन से थे कि यार इससे सवाल ना आ जाए या फिर चैलेंजिंग लगते थे आपको? जेनेटिक्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो मैं बहुत ही कम पढ़ के गई थी, लेकिन जो बाकी यूनिट्स थे उनमें मैंने काफ़ी टाइम किया था, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे और क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, नाइस। एंड अगर थोड़ी फ्यूचर के बारे में बात कर ले तो क्या सोचा है आपने, क्या करना है आगे? सर मैं तो अभी पहले तो ये कोशिश करूँगी कि मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो जाए, मतलब ये जो क्लियर हो चुका है इससे मैं transition होती है, बट मैं चाहूँगी कि मेरा अगला अटेम्प्ट जो उसमें बहुत ही अच्छा मेरा मार्क्स आए जेआरएफ में, बट मैं चाहती हूँ कि सीएसआईआर की कोई लैब मिले मुझे और जिसमें मैं कैंसर रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च अपना पीएचडी कर सकूँ। वेरी नाइस। क्यों लगा कि रिसर्च में ही जाना चाहिए, कब से लगा? सर क्योंकि मैंने अपने डिसर्टेशन सीएसआर एनपीआरएस से किया हुआ है 6 months से, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ ड्यूरिंग माई एमएससी। तो उस टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना पीएचडी जो है किसी अच्छी लैब में मैं enroll करूँ। एंड क्यों लगा कि कैंसर में ही करूं, मतलब आपका डिसर्टेशन कैंसर पे था? नो सर, मेरा डिसर्टेशन तो आर्सेनिक हाँ। कंटामिनेटेड सॉइल जो उस पे था मेरा डिसर्टेशन, इंडोफिटिक बैक्टीरिया। तो लेकिन मैंने जब इसमें कोचिंग में पढ़ रही थी तो कैंसर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, उसके बाद थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, बट लैब तो मैं चाहूँगी कि कोई अच्छी लैब मुझे। ग्रेट, बढ़िया। एंड क्या रहा इन सब के पीछे इंस्पिरेशन? किसको आपने इंस्पिरेशन माना है या फिर खुद ही अपने मन को बनाया कि मुझे रिसर्च में जाना है? इंस्पिरेशन तो तभी बन गया था जब मैंने अपना डिसर्टेशन किया था, क्योंकि मैं वहाँ देखती थी जो रिसर्च स्कॉलर्स थे अपने अलग टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, पूरा दिन बिजी है, लैब देख के वर्क कर रहे हैं, कुछ न्यू फाइंडिंग्स मिल रही है, तो वो चीज़ मतलब मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी कि मैं भी इस तरह से कुछ नया तो करूँ, रिसर्च रिसर्च में तो कुछ नया होता ही है। एग्जैक्टली। मतलब उनकी वर्क लाइफ आपको फैसिनेटिंग लगी है, जो हाँ, साइंटिस्ट की? थोड़ा हार्ड वर्किंग तो सभी रहता ही है, ये पीएचडी में तो रहता ही है काफ़ी ज़्यादा, राइट। लेकिन हाँ सर। जैसे प्लीज कंटिन्यू, बोलिए बोलिए। हाँ, तो पीएचडी में थोड़ा हार्ड वर्क तो सभी करते ही हैं, लेकिन तभी मुझे फैसिलिटी लगा ये मुझे करना चाहिए। नाइस। एंड कब पता चला आपको ये फैसिलिटी हाँ। काफ़ी ज़्यादा होती है। यस, वो तो है।
एंड कब पता चला आपको कि ये CSR एग्ज़ाम होती है, इसके पीछे इसको अगर क्रैक करेंगे तो फेलोशिप मिलती है, PhD कर सकते हैं वगैरह वगैरह? सर जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तो मुझे वहाँ के प्रोफेसर से और बाकी स्टूडेंट्स से मुझे इसके बारे में पता चला, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ फेलोशिप मिल रही है, इससे क्या बात ये तो है, यस एग्जैक्टली। आप एक तरफ डिग्री भी मिलेगी और दूसरी तरफ आपको फेलोशिप भी मिलेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट राइट, वेरी राइट, ये बात तो सही कही आपने। एंड कभी कभी ये होता है ना कि हम सोचते हैं, हाँ, आई एम नॉट ऑडिबल टू यू, इट इज़ क्लियर नाउ? ओके, तो कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हमें पढ़ना तो है, बट पढ़ने के साथ साथ पैसे भी कमाने हैं, दोनों कैसे बैलेंस हो सके। तो उसके लिए बेस्ट चॉइस है किसी भी जो भी फेलोशिप जो एग्ज़ाम देती है, जैसे DBT, ICMR, CSIR, ये क्वालिफाई करके आपका पढ़ना भी हो जाता है, आपकी अर्निंग भी हो जाती है। राइट, बहुत अच्छे आपके ड्यूअल विचार है, एंड एक तीर से दो निशाने आप लगाना चाहते हो। एंड आई होप आगे भी आप ऐसे ही अपने रिसर्च में अप्रोच रखोगे, क्योंकि बहुत बार एक ही टाइम पे रिजल्ट नहीं आता, फर्स्ट अटेम्प्ट पे रिजल्ट नहीं आता। तो ये पेशेंस आपने सीखा है इस जर्नी के दौरान, राइट, इसको आप ऐसे ही रखोगे, बहुत अच्छे माइंडसेट से आपने प्रिपेयर किया है, एंड आई होप आगे भी ऐसा करोगे। एंड बहुत बधाई हो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।